अब छोटे वाले प्रश्नों का नंबर है। पहले इनमें पहला पॉइंट है ऊतक। ऊतक आधारभूत शरीर की आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। आधारभूत इकाई कौन सी होती है? कोशिका। आधारभूत इकाई का मतलब जहां से शुरुआत होती है। जैसे गिनती की आधारभूत इकाई 1, हिंदी की आ, वैसे ही हमारा जो शरीर बना है इसकी इकाई मतलब सबसे छोटी रचना कहलाती है कोशिका। कोशिकाओं का बहुत सा ऐसा समूह हो जाए जो रचना, कार्य और आकृति में समान हो, उसे हम ऊतक कहेंगे। पहली चीज तो हमने क्या पढ़ी थी? सबसे छोटी क्या रचना है शरीर की? कोशिका। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना और आकृति, कार्य, इन सब में अगर समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऊतक। दूसरा पॉइंट क्या है? अंग। ऊतकों का एक समूह इकट्ठा होकर के किसी रचना को बनाता है, उसे हम कहते हैं क्या? अंग। उसके बाद में बहुत से जब अंग मिल जाते हैं तब शरीर की रचना होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? कोशिका। कोशिकाओं ने क्या बनाया? ऊतक। ऊतकों ने क्या बनाया? अंग। और अंगों ने सभी मिलकर के क्या बनाया? शरीर। और तंत्र। अब हमारे शरीर में बहुत ढेर सारे तंत्र हैं। पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। मतलब तंत्र का मतलब ये हो गया कि बहुत सी जब कार्य करने वाली संरचनाएं जब इकट्ठी हो जाएं और सम्मिलित रूप से कोई काम करें तो उसे हमने कहा तंत्र। जैसे पाचन तंत्र का नंबर आ गया। पाचन तंत्र का मतलब मुंह से लेकर के मुंह, मुखगोआ, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी मिला करके तब आपका बनता है एक पाचन तंत्र। केवल यही नहीं है हमने खाना खा लिया मुंह में, काम खत्म हो गया। खाना मुंह में रखा, पहुंचा, उसके बाद में पाचन, पहले अंतर्ग्रहण हो गया, अंतर्ग्रहण के बाद दूसरी हेडिंग क्या हो गई थी? अंतर्ग्रहण पाना, यहां तक हो गया। फिर हो गया पाचन। पाचन के बाद फिर क्या होता है? उसका अवशोषण। अवशोषण के बाद फिर क्या होता है? उसका स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के फिर क्या होता है? बहिक्षेपण। इतनी क्रियाएं होती हैं। भोजन हमारे मुंह में पहुंच गया, उसके बाद उसका पाचन हुआ। पाचन होने के बाद में जो पोषक तत्व हैं उनको सोख लिया जाता है। पोषक तत्व सोखने वाली दो चीजें हैं, एक तो हमारी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी लसिका। लाल रक्त कणिकाएं और लसिका। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे बहुत ढेर सारे पोषक तत्व बनते हैं। उनमें से चाहे ग्लूकोज का बना हो, चाहे प्रोटीन का बना हो, ये पोषक तत्वों को सोख लेती है हमारी लाल रक्त कणिकाएं, ब्लड। और ब्लड का ही एक भाग है लसिका। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम उसमें वसा का भी सेवन करते हैं। जैसे तेल वाली जितनी चीजें हैं वो कौन सी होती हैं? वसा। उनका अवशोषण नहीं कर पाते ये रक्त कणिकाएं, उनका अवशोषण करती हैं लसिका कोशिकाएं। कौन करती है? तो हमने ये जान लिया कि सबसे छोटी रचना हो गई कोशिका। कोशिकाओं ने बनाया हमारा अंग और अंग ने बनाया शरीर। और पादप ऊतक, पौधों की कोशिकाओं में। अब ये हो गया जंतु ऊतक। जंतुओं के शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना, आकृति, कार्य में समान हो, उसे हम जंतु ऊतक कहेंगे। भाई चीज पादपों में हो गई। पौधों में कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका उत्पत्ति, रचना और कार्य, तीन चीजें हैं। उत्पत्ति भी समान है, उनका आकार, आकृति भी समान है और कार्य भी समान है, उसे पादप ऊतक कहते हैं। अगला पॉइंट है ऊतक शब्द का प्रयोग। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक बिचर, क्या नाम बताया? वैज्ञानिक बिचर ने सबसे पहले किया था। अगला फिर है विभाज्योतक। विभाज्योतक कैसे संबंधित है? विभाजन से। पौधों में शुरुआत होती है। पौधों में ऐसे वृद्धि वाला स्थान जहां पर कोशिकाओं में वृद्धि होती है, उस जगह के ऊतक को विभाज्योतक कहते हैं। ये विभाज्योतक शीर्ष पर
और जड़ के शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा विभाजन उसी जगह पे होता है। अब जैसे कोई पौधा है, उसकी एक शाखा है, वो सूख गई, तो वहां पे विभाजन ऊतक नहीं होगा, क्योंकि अब वो बढ़ेगी नहीं शाखा। कैसे हो गई? सूख गई, तो वहां पे विभाज्य ऊतक नहीं होता है, वहां पे स्थायी ऊतक होता है। कैसा? स्थायी ऊतक। अब उसमें वृद्धि नहीं होगी, और जहां पे वृद्धि होती है, पौधा छोटा है, लगाया, बड़ा, पत्ती भी बड़ी हो गई, फूल फल और बढ़ता चला गया, तो उसको, उस स्थान को जहां पर ऊतक में विभाजन होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है, उसे हम विभाज्य ऊतक कहते हैं। यानी कि लगभग में सब जगह दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा, ये दृढ़ का समझ गए, अंग्रेजी में इसका नाम होता है स्क्लेरेन्काइमा, और हिंदी में कहते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ का मतलब मजबूत, ऐसा ऊतक जो पौधे को सहारा प्रदान करे, पौधे को वो, उसे हम दृढ़ ऊतक कहते हैं। जैसे मजबूती कहाँ पे होती है? तने में ही होती है, जड़ के बाद में, तो दृढ़ ऊतक वहीं पे पाया जाएगा। और जहाँ पे डाल है, इधर उधर हिल रही है, पत्ती है, वहां पे दृढ़ ऊतक नहीं होता। यानी कि ऐसा ऊतक जो पौधे को सहारा प्रदान करे, दृढ़ता प्रदान करे, मजबूती प्रदान करे, उसे हम दृढ़ ऊतक कहते हैं। अगला पॉइंट है जटिल ऊतक किसे कहते हैं? ऐसे ऊतक जिनमें दो से अधिक प्रकार के ऊतक मिले हों, और अधिकतर दो ही प्रकार के ऊतक उसमें मिलते हैं जटिल ऊतक में। दो कौन से, वो हम बता चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब ये इसे हम तब जब ये अलग होते हैं तब इन्हें हम कहते हैं ऊतक, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तब इनका नाम बदल गया। क्या हो गया? संवहन मंडल। मंडल मतलब बीड़ी एक होती है, और जब इकट्ठी हो जाती है तो क्या नाम होता? मंडल अंग्रेजी का शब्द है, उसका हिंदी में रूपांतरण होता है गट्ठर। ये जाइलम और फ्लोएम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है संवहन मंडल। और ये दोनों पौधे में चाहे जड़ हो चाहे तना हो, दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। फ्लोएम का काम क्या है? पौधे के पत्ती में बना हुआ जो भोजन है उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। यानी कहा जाता है पौधे में जो भोजन बना है उस पौधे को कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। और जाइलम का काम क्या है? जल एवं खनिज लवण को जमीन से सोख करके पौधे के सभी भागों तक दो शब्द याद है? क्या बताया था? नहीं, जो हमने ट्रिक बताई थी, जीजा फूफा। कैसे हो गया? जाइलम का जाइलम और जल। बहुत कंफ्यूजन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपटीशन में हम लोगों से आए प्रश्न, पहले गलती की लेकिन अब कभी नहीं भूलते। यानी कि जल जाइलम, प्रश्न आ गया कि जल और खनिज लवण को जमीन से सो करके किसने बांटा पौधे में? जाइलम। और फ्लोएम, और यानी भोजन का हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फूड। तो भोजन का बंटवारा कौन करता है? तो जीजा फूफा। ये तो याद रहते हैं, ये कभी नहीं भूलोगे। अगला शब्द है, अगला है आपका ये ग्रंथिल ऊतक। ऐसे ऊतक जो गांठे जैसे, गांठों का आकार हो जाता है, ग्रंथिल गांठे जैसी बन जाती है। ये कई प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करते हैं। जैसे ग्रंथिल ऊतक से ही आपका रेंजन बनता है, गोंद निकलता है, पौधे से गोंद निकलता है, ये ग्रंथिल ऊतक से होता है। और है क्या ये? जैसे हम लोगों के शरीर से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, कितने? ढेर सारे। उत्सर्जी पदार्थ में गिनती कितनी हो गई? पसीना उत्सर्जी पदार्थ है, मल उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है, आंखों में कीचड़ उत्सर्जी पदार्थ है। ये सभी अनावश्यक है शरीर से, इनका बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इनका बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता। और कई बार पूछा गया, इसमें भी हमने प्रश्न पूछा था, ये पता नहीं है कि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? कितनी जोड़ी? 3। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी। मतलब एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2, माने 6। और इनका अलग अलग कहाँ से आती है वो भी समझ लीजिए। पहला
कर्णमूल। क्या नाम बताया? कान के नीचे से उसका नाम हो गया कर्णमूल, एक जोड़ी यहां से निकली। दूसरी अधोहनु थोड़ी, इसे क्या कहते हैं? इसे हनु, हनु कहते हैं। अधोहनु थोड़ी के निचले वाले भाग में पीछे से अधोहन हो गया। फिर अधोजिह्वा, जीभ के नीचे वाले भाग से, जीभ के नीचे वाले भाग से, यानी कि ऐसे कितनी हो गई? 6। 3 जोड़ी हो गई, एक कान से निकलती है, एक हनु से निकलती है, एक जोड़ी जीभ से निकलती है। तो कई बार पूछा गया आपके भी कक्षा में, आगे कंपटीशन में भी, कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? लार ग्रंथियों की संख्या होती है 6, यानी 3 जोड़ी, एक जोड़ी कान से, एक जोड़ी हनु से, एक जोड़ी जीभ से। इसमें इतने में हड्डियों की संख्या 22। कितनी? 22। चेहरे में 14 और खोपड़ी में 8। चेहरे में 14, खोपड़ी में 8। दांत कितने होते हैं? 32। अब इनका भी बंटवारा कर दो, दांत इनका बंटवारा कर दो। जो हमारा साथ नहीं देते हैं उनकी संख्या। हमारे दांतों की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? गर्त दंती गड़े हुए, विषम दंती अलग अलग प्रकार के हैं, एक समान होते तो समदंती, गर्त दंती गड़े हुए, विषम दंती 4 प्रकार के, और द्विबार दंती। क्या नाम बताया? 2 बार निकलते हैं। पहले वाले जो दांत निकलते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 20। कितनी बताई? 20। इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। बाद में कितने बचे? 16। कितने बचे? 16। तो ऐसे आपके कितने हो गए? 32। तो 36 हुई है। बाद में 12 बचते हैं। हमने कह दिया बस गणित तो लगाओ, 20 12 32, 32 ही तो होना चाहिए। हम 16 कहते रहे। हाँ जी, मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन था, बाद में आया, हमने कहा अरे यार ये तो 12 16 वो तो बहुत ज्यादा हो गए। तो बाद में जो दांत निकलते हैं वो कितने होते हैं? 12। और पहले जो दांत निकलते हैं उनकी संख्या होती है 20। इनको हम कहते हैं दूध के दांत। और दांत कितने प्रकार के हो गए? 4। कितने प्रकार के? 4। पहला क्या है? कृंतक। पहला क्या है? दूसरा रदनक, फिर अग्रचवलक, चौथा चवरलक। चबर नहीं बातें करते रहा। कृंतक, रदनक, अग्रचवलक, चवरलक। याद रहेगा? कृंतक, रदनक, अग्रचवलक, चवरलक। काम भी समझ लो। कृंतक का का से कुतरना, का से कुतरना, और रदनक का चीड़ना फाड़ना। जैसे गन्ना हम चूसत, ये इन वाले आगे कृंतक वाले आगे वाले हो गए, जे अगल बगल वाले ये हो गए रदनक। पर बाद में इनका क्या है? चबाना। तो अग्र चवलक हुई है। अब बाद में फिर चक्की, पीसना। बाद वाली जो डालें होती है, हाँ, उनका क्या काम होता है? पीसना। तो पहले का कई बार पूछा गया, बहुत बार गलती की, हमसे भी गलती हुई है, मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं पढ़ते समय। पहले का काम क्या है? कुतरना। दूसरे का काम चिड़ना पड़ना। तीसरे का चबाना। और आखिरी वाले का तो कृंतक, रदनक, अग्रचवलक, इतनी खोपड़िया को काम खत्म हुई हो। आग, अच्छा, आग में कोई ऐसी चीज होती है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें नाम बताओ जरा। अब हमें जरूरत नहीं है, अगर ना भी हो तब भी हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। नहीं, पलकें अगर नहीं होंगी तो कोई कूड़ा करकट आएगा। अब तो झपट आंखें बंद कर लेते। निमेषक पटल झिल्ली, जो यहाँ पे जो गांठ जैसी दिखाई देती है कोने में, ये झिल्ली है जिसका नाम है निमेषक पटल झिल्ली। पहले इसकी आवश्यकता थी जब हमारे पूर्वज चिंपैंजी बंदर से लेके पहले और थे, तब पलकें नहीं होती थी। तो क्या होता था, बाहर से जैसे कोई आक्रमण हुआ, किसी ने कोई धूल करकट, कहीं से कोई पत्थर आया, टुकड़ा आया, लकड़ी का टुकड़ा आया, वो आंख में लगने के लिए, तो पलकें होती नहीं थी। अब तो पलकें बंद हो गई।
तो निवेशक पटल झिल्ली फिर वो तन जाती थी। तो जैसे ही वो तन गई पूरे पर्दा में एकदम खिंच गई, इतनी तन गई तो बाहर से आने वाला कूड़ा करंट कोई है वो उसी झिल्ली से टकरा के बाहर चला जाता, चोट नहीं पहुंचती थी। यानी कोई चीज ढीली पोली है, कोई भी चीज है, अगर उसे तान दो इधर उधर, बाहर से कोई प्रेशर कोई चीज आए फिर वो अंदर तक प्रहार नहीं कर पाती। तो निवेशक पटल झिल्ली इसका अब कोई काम नहीं है। ये पहले हमारे पूर्वजों में पाई जाती थी। जब काम नहीं है तो उसे हमने क्या कहा, अब हमारे आंख में अवशेष के रूप में है। जो भी अंग जिनका पहले उपयोग होता था, यहाँ पे एक और परिभाषा आ गई, जो भी अंग जिनका हमारे पूर्वज उपयोग करते थे आज उनका उपयोग नहीं है और हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं अवशेषी अंग। क्या 100 अवशेषी अंग है हम लोगों के शरीर में। कितने? 100। हाँ, अब जानकारी इतनी है भी नहीं, हमें भी याद नहीं है। जैसे एक तो ये निवेशक पटल झिल्ली हो गई, दूसरी हो गई अकल डाल। इसका अब कोई काम नहीं। जाकात की 12 साल में जब अकल की डाल निकले उसके बाद में बुद्धि आएगी, अब इसका कोई काम नहीं है। अकल डाल ये भी अवशेषी अंग है। तीसरा क्रम रूप परशेषिका। क्रम रूप परशेषिका, यहाँ पे आहार नाल में छोटी आंत में एक ऐसा अंग होता है जो सेलुलोज का पाचन कर लेता है। मतलब जो हमारा ग्लूकोज ये है घास, इसका भी पाचन कर लेता है। वो पहले जब हम लोगों के पूर्वज थे, जंगलों में रहते थे, उन्हें खाना नहीं मिलता था, पत्ते खाते थे, उनका पाचन कर लेते थे। वो आज भी पाई जाती है। अब हम लोगों के लिए भोजन उपलब्ध है फिर भी वो पाई जाती है। चौथा महत्वपूर्ण है पुच्छ कशेरुका। पीछे पूंछ की हड्डी पाई जाती है, पूंछ वाली हड्डी पाई जाती है। इसका पहले उपयोग था। इन अवशेषी अंगों से यह प्रमाण हो गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। कौन थे? हाँ, ये पूंछ वाली हड्डी और ये और कई चीजें, ये इनसे सिद्ध हो गया कि हमारे पूर्वज ये थे। तो अवशेषी अंग 4 तो याद रहेंगे, अकल डाल, निवेशक पटल झिल्ली, क्रम रूप परशेषिका और पुच्छ कशेरुका। पुच्छ कशेरुका, हाँ तो इतना हो गया, इतना तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए